जय हिंद बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। देहरादून मिलिट्री एकेडमी में सोहेल खान आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा और नहीं जा रहा है तो वैसा चले जाएगा। क्यों? क्योंकि आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम। टॉपिक कैलकुलस में है, इसका नाम है बच्चे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव हिंदी में हम इसको बोलते हैं अवकलन। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या होता है इसको आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। और हम ये भी देखेंगे कि डेरिवेटिव में कितने कितने तरीके से आपको डेरिवेटिव करना होता है। तो डेरिवेटिव जो है ये एक्चुअल दो तरह का आता है आपके एग्जाम में। फर्स्ट होता है आपका कि बेसिक फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको लगाना है, कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे और उसको सॉल्व कर देना है, सिंपल। ठीक है। दूसरा होता है कि आपको एग्जिस्टेंस चेक करनी होती है। जैसे लिमिट की एग्जिस्टेंस होती है उसी तरीके से डेरिवेटिव की भी एग्जिस्टेंस होती है। ऐसा नहीं है कि हर फंक्शन को आप डेरिवेटिव कर सकते हो हर फंक्शन का, या हर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉसिबल होता है, ऐसा नहीं होता। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जब उनका कर्व बनाते हैं तो शार्प पॉइंट पे उनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उसके लिए अलग अलग कंडीशन होती है डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने के लिए, वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता। तो शार्प पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, उसके बेसिस पे क्या होता है कि कई बार डेरिवेटिव में निकालने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम दोनों चीजों को सीखेंगे कि कब हम डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं या डेरिवेटिव टेस्ट किस तरीके से करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है। और हम ये भी सीखेंगे कि हमको अगर मान लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव ना निकालना पड़े, सिर्फ डेरिवेटिव जैसे हम बेसिक डेरिवेटिव करते हैं वैसे करना पड़े तो किस तरीके से करते हैं। तो जैसे हमने लिमिट का टॉपिक आपको करवाया था, आपको याद होगा कि पहले हमने लिमिट निकालना सिखाया था आपको, और उसके बाद में लिमिट में क्वेश्चंस करवाए थे, लास्ट में हमने एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के ऊपर क्वेश्चन करवाए थे आपको, है ना। इसमें हमने स्टार्टिंग में सारे के सारे लिमिट के टाइप बता दिए थे, उसके बाद में हमने बताया था कि एग्जिस्टेंस कैसे चेक करते हैं, वो हमको थोड़ा सिखाया था। ऐसी तरीके से हम डेरिवेटिव में भी करेंगे। डेरिवेटिव में पहले बेसिक डेरिवेटिव हम आपको पूरा का पूरा करवा देंगे, उसके टाइप वगैरह सब कुछ करवा देंगे, और उसके एडवांस प्रॉब्लम भी हम सारे के सारे आपको करवा देंगे। उसके बाद में आएगी आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव की बारी। उसमें हम ये सीखेंगे कि भाई साहब कैसे हम डेरिवेटिव की एग्जिस्टेंस चेक करते हैं, डेरिवेटिव एक्चुअल में होता क्या है, क्या क्या उसके यूज है, और किस तरीके से हम उसको निकालते हैं, कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, कहाँ पे होगा, कब होगा, सब सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा वो हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव के बारे में, इसका बेसिक, है ना, यानी बेसिक डेफिनेशन क्या है डेरिवेटिव की, और डेरिवेटिव होता क्या है सबसे पहले तो, है ना। तो देखो बच्चे, कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो यार उसका ना थोड़ा सा बेसिक तो आपको आना चाहिए। बेसिक नहीं आएगा तो आपके मजे आ जाएंगे फिर, है ना। मजे मीन्स कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है ना। तो बेसिक क्या है, देखो डेरिवेटिव का जो बेसिक है, डेरिवेटिव में एक डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई आपको दिखेगी कि डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन होता क्या है। ठीक है, डिफरेंशिएशन एक्चुअल में होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। तो अगर मान लेते हैं हमको डेरिवेटिव पढ़ना है, तो पहले हमारे को ये डेफिनेशन समझनी पड़ेगी कि क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में तीन वर्ड आपको दिखेंगे या तीन चीजें आपको दिखेंगी। एक लिखा होगा रेट ऑफ चेंज, है ना। एक लिखा होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, एक लिखा होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो रेट ऑफ चेंज क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए रेट ऑफ चेंज होता क्या है, पहले तो ये थोड़ा समझो। रेट ऑफ चेंज को हम हिंदी में बोलते हैं अभिक्रिया की दर, और कोई भी चीज कितनी स्पीड से हो रही है या कोई भी चीज पे इफेक्ट कितना पड़ रहा है, वही उसका रेट ऑफ चेंज होता है। जैसे अगर मैंने मान लेते हैं आपको बोला कि आप जो है ना, आप एक एक गाड़ी में बैठे हो, ठीक है, गाड़ी में बस में बैठे हो सपोज करो, और मैंने आपको बोला कि आपको एक जर्नी कवर करनी है, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर कितनी जर्नी कवर करनी है, मैंने बोला 250 किलोमीटर की जर्नी कवर करनी है, तो 50 किलोमीटर की जर्नी कवर करनी है आपको, ये आपकी डिस्टेंस है, ठीक है, इतने डिस्टेंस आपको कवर करनी है। और मैंने बोला कि आपकी जो बस है वो चलनी स्टार्ट हो गई है, और उसकी जो स्पीड है उस समय इनिशियल स्पीड जो है उसकी वो है 50 किलोमीटर पर आवर की। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी बस जो है वो चलनी स्टार्ट हुई है, चलनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बस ने रख रखी है अभी, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि डिस्टेंस दे रखी है, स्पीड दे रखी है, तो आपको कितना टाइम लगेगा ये जर्नी कवर करने में, ठीक है। डिस्टेंस दे रखी है, स्पीड दे रखी है, तो कितना टाइम लगेगा ये जर्नी कवर करने में, ठीक है। तो आप पहली बात मेरी एक याद रखिएगा कि अगर आपको डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है, और आपको टाइम निकालना है, तो हमने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था जब हम छोटे थे। आप तो अभी थोड़े से छोटे होंगे, है ना।
तो जब मैं छोटा था तो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड के इक्वल होता है। आपने ही पढ़ा होगा कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, अगर मैंने बोला कि बताओ कितना टाइम लगेगा, तो ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 250 को 50 से डिवाइड करेंगे और बोल देंगे सर 5 घंटे में हम अपनी जर्नी कवर कर लेंगे, है ना, 5 आवर्स में हम अपनी क्या करेंगे, जर्नी कवर कर लेंगे। एक्चुअल में ये आंसर करेक्ट है, लेकिन ये आंसर एक हाइपोथेटिकल आंसर है ना, ये आंसर एक, मैं अगर बोलूं रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल है या नहीं, तो वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रियल वर्ल्ड में ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बस है उसने चलनी स्टार्ट करी और वो एक पाथ कवर कर रही है 250 किलोमीटर का, तो उसकी स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी, ऐसा नहीं होता यार, है ना। बस की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, बीच में हाईवे है, हाईवे में वो 60 भी चलेगी, 70 भी चलेगी, 80 भी चलेगी, है ना। उसके बाद में ट्रैफिक आता है ना, स्टॉपेज आते हैं, स्टॉपेज पे ट्रैफिक पे क्या होगी, उसकी स्पीड कम भी हो जाएगी। तो कहने का सेंस ये स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो बड़ी मुश्किल है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये स्पीड कांस्टेंट रहे, वो कांस्टेंट स्पीड पे उसने एक एक्सीलरेटर दबाया और चलता रहे, वो 250 किलोमीटर की जर्नी कवर कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये जो आंसर है ये प्रैक्टिकल आंसर नहीं है कि 5 घंटे ही लगेंगे, हो सकता है 5 घंटे से पहले पहुंच जाए भाई साहब 250 किलोमीटर, ऐसा भी हो सकता है 5 घंटे से ज्यादा लगा दे 250 किलोमीटर पहुंचने में। दोनों ही कंडीशन है, पहली कंडीशन भी लग सकती है, दूसरी भी कि 5 घंटे से वो ज्यादा भी लगा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि इसकी हेल्प से ये सब चीजें नहीं निकाली जा सकती, ठीक है, यानी टाइम अगर मेरे को निकालना हो तो ये नहीं निकाला जा सकता। तो उस केस में काम क्या आता है, उस केस में आता है डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन काम आता है। डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ये कहता है कि अगर मान लेते हैं बस जो है वो मूव करती जा रही है, सडन मूव करती जा रही है, स्पीड उसकी बन रखी है और स्पीड में फ्लक्चुएशन हो रहा है, उसके बाद फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कम ज्यादा स्पीड होगी उसकी, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा स्पीड होगी उसकी बार बार, और ये स्पीड टाइम के रिस्पेक्ट में कम ज्यादा हो रही है। जैसे थोड़ा सा टाइम के बाद में स्पीड कुछ और थी, फिर थोड़े से टाइम के बाद में स्पीड कुछ और है, अब थोड़े से टाइम के बाद में स्पीड कुछ और है, तो बार बार स्पीड घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं पता लगा पाऊं कि उसमें कितना चेंज आ रहा है, तो पता लग गया हमारे पास, आंसर भी मिल जाएगा हमारे को, है ना। तो ये जो चेंज होता है इसी को बोलते हैं हम रेट ऑफ चेंज, समझे। अभी हम किसका निकाल रहे हैं, जैसे स्पीड का निकाल रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है ds अपॉन dt, यानी स्पीड का रेट ऑफ चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में मैं निकाल रहा हूँ, है ना। कई बार आपने देखा होगा वेलोसिटी वेलोसिटी का या डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज जब हम निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को ही वेलोसिटी बोलते हैं, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है ना। तो कहने का सेंस ये है कि जब भी आपको रेट ऑफ चेंज लिखना हो तो वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, एक बार डी ऊपर लिखते हैं, एक बार डी नीचे लिखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो उसको नीचे लिखते हैं, जिसका कर रहे हो आप उसको ऊपर लिखते हैं। स्पीड का देखना है कि कितना चेंज आ रहा है, तो आपको स्पीड ऊपर रखनी है, टाइम को नीचे रखना है, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आप उसको देख रहे हो। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं आप किसी और चीज का देख रहे हो, जैसे मान लेते हैं किसी टाउन की पॉपुलेशन बार बार इंक्रीज होती जा रही है अकॉर्डिंग टू टाइम, एक साल बाद जो है अभी पॉपुलेशन जो है 5000 है, एक टाउन में 5000 लोग रहते हैं सपोज करो, एक साल बाद आए वो बढ़ गई, है ना, दूसरे साल बाद आए वो फिर बढ़ गई, तीसरे साल बाद आए वो घट गई, कोई मान लो कोरोना जैसी डिजीज आ गई, फिर आए फिर वो बढ़ गई। तो ऐसा मतलब ये है कि अगर पॉपुलेशन बार बार घट रही है बढ़ रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टाइम तो वही सब चलता जा रहा है, टाइम किसी का गुलाम नहीं है, समय किसी का गुलाम नहीं है, समय तो चलता जा रहा है। तो ये तो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है इसका रेट ऑफ चेंज की कितना होगा, तो इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है dp अपॉन dt। अब यहाँ पे जब भी आप डिफरेंशिएशन लिखोगे तो ऊपर एक क्वांटिटी लिखी होगी, नीचे एक क्वांटिटी लिखी होगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे ऊपर s लिखा हुआ है स्पीड, नीचे लिखा हुआ है टाइम, ऐसे ही ऊपर पॉपुलेशन लिखी है, नीचे क्या लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है, टाइम लिखा हो कुछ और लिखा हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक नीचे वेरिएबल होगा एक ऊपर वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो ऊपर वेरिएबल होता है इसका रेट ऑफ चेंज निकाला जाता है, किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, नीचे वाले के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो ये जो ऊपर है ना ये पूरी तरह से डिपेंड करता है नीचे वाले पे, ये नीचे वाला चेंज होगा तो ही ऊपर वाला चेंज होगा, नीचे वाले में कोई चेंज नहीं होगा तो ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं होगा बच्चे, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि ये जो नीचे वाला वेरिएबल होता है इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, ठीक है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट रहता है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इस पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये डिपेंडेंट होता है। तो दो तरह के वेरिएबल होते हैं हमारे पास में, डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डेरिवेटिव करता क्या है,
रेट ऑफ चेंज देखता है डिपेंडेंट वेरिएबल का, इसका जैसे हम स्पीड का रेट ऑफ चेंज देखना चाहते हैं, रेट ऑफ चेंज देखता है डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोल देते हैं। तो डिफरेंशिएशन में एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, डिफरेंशिएशन में हम देख रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रेट ऑफ चेंज का मतलब ये नहीं है कि बस हम खाली स्पीड वगैरह निकाल रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ रेट ऑफ चेंज यानी डिफरेंशिएशन की हेल्प से पता लगाई जा सकती है। डिफरेंशिएशन की हेल्प से आप किसी ज्योमेट्री के पोर्शन में टेंजेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। डिफरेंशिएशन की हेल्प से जो है आप चाहें तो किसी भी मान लेते चीज के बारे में ये बता सकते हो कि नंबर ऑफ काउंट कितनी तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं, वो भी आप बता सकते हो। जैसे मान लेते हैं किसी लैब में, लेबोरेटरी में आपने क्या करा कि कोई बैक्टीरिया के बारे में पता लगा रहे हो कि बैक्टीरिया नंबर ऑफ, जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस जो है वो किसी H1B1 वायरस, नहीं H1B1 तो वीजा है ठीक है, एक वायरस था उसका H1N1 था शायद उसका नाम, है ना। तो उस वायरस की वो हमने बनाई थी, है ना। तो याद होगा आपको, तो जब कोविड आया था तो एक वायरस की वजह से फैल रहा था। तो अगर मुझे ये पता लगाना हो कि कितने रेट से फैल रहा है, अभी इतना था फिर इतना हो गया फिर इतना हो गया फिर इतना हो गया, तो उसके जो वो कितने रेट से फैल रहा है अगर ये भी पता लगाना हो तो एक बड़ी स्टडी जो होती है मैथमेटिकल मॉडलिंग का काम है डेरिवेटिव के हेल्प से होता है। डेरिवेटिव सिर्फ ये नहीं है कि सर हमने 12th तक पढ़ लिया तो खत्म, डेरिवेटिव बहुत बड़ा है टॉपिक, ये ग्रेजुएशन में आता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है, पीएचडी अगर आप करोगे तो उसमें कई जगह पे हेल्प लेनी पड़ती है इसकी, ठीक है। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है और फिजिक्स में बहुत यूज है इसका, ठीक है। अब सर डेरिवेटिव एक्चुअल में है क्या, मतलब वो तो हमारे को समझ में आ गया, लेकिन इसको करते कैसे। देखो डेरिवेटिव जब भी आप करोगे तो किसी फंक्शन का करोगे, फंक्शन का, फंक्शन को जनरली हम fx लिखते हैं, ठीक है। कोई भी फंक्शन होगा तो उसको हम fx लिखेंगे और किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। तो या तो डेरिवेटिव किसी फंक्शन का करा जाता है, सपोज करो fx, या तो y भी बोला जाता है, किसी फंक्शन को या तो fx बोला जाता है तो y बोला जाता है। तो डेरिवेटिव करने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। अगर आप किसी फंक्शन fx का डेरिवेटिव कर रहे हो वन टाइम, एक बार डेरिवेटिव कर रहे हो, तो इसको हम f डैश x लिखते हैं जनरली, क्या लिखते हैं, f डैश x लिखते हैं, या y डैश लिख देते हैं। y डैश, एक डैश का मतलब ये है कि एक बार डेरिवेटिव कर रहे हो, या हम कई बार ऐसे लिख लेते हैं कि dy by dx भी लिख देते हैं। ये आपने बहुत जगह पे देखा होगा, लिखा होगा, अगर आप डेरिवेटिव पहले से जानते हैं तो आपने ये बहुत जगह पे आपने लिखा होगा, देखा होगा, ये भी देखा होगा, ठीक है, f डैश x भी देखा होगा। या हम कई बार इसको ना y1 भी लिख देते हैं, y1 का मतलब ये होता है एक बार डेरिवेटिव हो जाता है, ठीक है। अगर आप मान लेते हैं 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना चाहते हैं किसी फंक्शन का, तो उसके ऊपर डबल डैश लगा देते हैं, f डबल डैश x हो जाता है, या y डबल डैश लिख दिया जाता है, या d स्क्वायर y, मतलब यहाँ पे स्क्वायर लिखा जाएगा बीच में और उसके बाद में dx स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर लिखा जाता है लास्ट में, ठीक है। 2 बार डेरिवेटिव में सॉल्व होता है, या इसको y2 लिखा जाता है, ठीक है। 3 बार करोगे तो यहाँ पे ट्रिपल डैश लग जाएगा, यहाँ पे ट्रिपल डैश हो जाएगा, d क्यूब y अपॉन dx क्यूब हो जाएगा और y3 हो जाएगा। ऐसे nth टाइम करोगे तो yn हो जाएगा, dn y अपॉन dx रेज़ टू पावर n हो जाएगा, ये वाला yn हो जाएगा, यहाँ पे yn हो जाएगा। रोमन नंबर में n टाइम्स लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये रोमन नंबर्स होते हैं ना ऊपर जो दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लिखना मुश्किल होता है, डैश लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं, इसको या इसको नोटेशन को ले लेते हैं उस केस में ज्यादातर, क्लियर है। तो डेरिवेटिव करते कितनी बार है उसको कैसे लिखते हैं वो हमारे को समझ में आ गया। अब करते कैसे हैं वो हम थोड़ा सा देखते हैं, है ना। जब भी आपको डेरिवेटिव करना हो तो ये दो तरह से होता है बच्चे। एक तो होता है, मैंने जैसे कि बताया, एक्जिस्टेंस के बेसिस पे फॉर्मूला लगता है उसका, है ना। तो एक्जिस्टेंस के बेसिस पे या तो फॉर्मूला लगा लो, बिकॉज़ अभी हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ाया। तो दूसरा तरीका ये होता है कि आपके पास ना कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं जिसकी हेल्प से आप डेरिवेटिव बहुत ही इजीली कर लेते हो, ठीक है। तो इसमें ही एक फॉर्मूला आता है, अगर आपको किसी वेरिएबल का डेरिवेटिव करना है, सपोज करिए x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सपोज करो आपके पास ना x रेज़ टू पावर n है, इसका डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, dy dx, x का मतलब इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसका डेरिवेटिव हो रहा है। तो तरीका ये होता है, अगर ये वेरिएबल की पावर कोई कांस्टेंट है, वेरिएबल की पावर कोई कांस्टेंट है, जैसे x की पावर मान लेते हैं 5 है, ठीक है, dy dx। तो तरीका ये है कि ये नंबर आगे आ जाएगा छलांग मार के, ये जो n है ये आगे आ जाएगा छलांग मार के, और एक पावर कम हो जाएगी नीचे, एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे 5 x रेज़ टू पावर 5 है तो 5 आगे आ जाएगा, x रेज़ टू पावर 1 कम हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर सपोज करो जैसे dy dx लिखा हुआ है,
x रेज टू पावर सपोज करो 11 लिखा हुआ है, तो 11 आगे आ जाएगा, x रेज टू पावर 10 हो जाएगा। d बाई dx सपोज करो x रेज टू पावर 9 लिखा हुआ, तो 9 आगे आ जाएगा, x रेज टू पावर 8 हो जाएगा। d बाई dx सपोज करो x रेज टू पावर 7 लिखा हुआ है, तो 7 आगे आ जाएगा, x रेज टू पावर 6 हो जाएगा। ये तरीका होता है, ठीक है, क्लियर है। तो जहां जहां पे मैं स्टार लगाऊंगा बस वही फॉर्मूला है, बाकी तो सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। तो ये है पहली चीज, आपको कैसे लिखना होता है डेरिवेटिव, बेसिक फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर कभी भी ऐसे आता है तो आगे आ जाएगी पावर, एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरी चीज, जैसे मान लेते हैं अगर आप कभी भी डेरिवेटिव कर दो x रेज़ टू पावर रूट का, सपोज करो अंडर रूट x का डेरिवेटिव करते हो, तो ये होता है बच्चे 1/2 रूट x। ये वैसे आप इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, लेकिन इसको डायरेक्ट याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी आंसर निकाल के देता है ना। फिर अगर आपको मान लेते हैं d बाई dx अगर आपको करना है, सपोज करो x रेज़ टू पावर x का, वेरिएबल की पावर वेरी कर ले, ठीक है, x की पावर क्या है x है, तो उस केस में आपको क्या करना होता है, x की पावर x लिखोगे पहले, और यहाँ पे लिखना होता है 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, ये इसका डेरिवेटिव होता है। कभी अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है d बाई dx मॉड्यूलस ऑफ x का बता दो, मॉड x का डेरिवेटिव क्या होता है। तो अगर आपको मॉड x का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, तो ये होता है बच्चे मॉड x अपॉन x, या तो x अपॉन मॉड x होता है। दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, पहला वाला भी ठीक है, दूसरा वाला भी ठीक है, दोनों ही ठीक है, कोई सा भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर d बाई dx आपको 1 अपॉन x रेज़ टू पावर n का करना पड़ेगा, जैसे अभी क्या करा था, x रेज़ टू पावर n का करा था हमने, अब 1 बाई x रेज़ टू पावर n का करना पड़ेगा आपको। तो ये होता है बच्चे, उस केस में माइनस n ऊपर लिखा जाता है, और इसमें एक पावर इसमें कम कर देते ना, इसमें बढ़ा देते हैं, ठीक है। जब डिवाइड में लिखा होगा तो पावर बढ़ा देंगे, मल्टीप्लाई में लिखा होगा तो पावर घटा देंगे, ऐसे याद रखो, ठीक है। मतलब ऐसे ऊपर लिखा होगा तो पावर घटा देंगे, नीचे लिखा होगा तो पावर बढ़ा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे n आगे आएगा, यहाँ पे माइनस n आगे आएगा, दोनों में फर्क होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे बोला d बाई dx ऑफ आपको करना है बच्चे 1 अपॉन x की पावर 2 का, तो ये 2 नहीं आगे आएगा, ये माइनस का 2 आगे आएगा, -2 आगे आएगा, x की पावर एक बढ़ा देंगे 2 में एक बढ़ेगा तो कितना हो जाता है बच्चे, कितना होता है 3 होता है ना, तो 3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं 1 अपॉन x रेज़ टू पावर 3 का करना है आपको, है ना, तो क्या होगा, -3 आगे आएगा, x की पावर एक बढ़ा देंगे, बढ़ाएंगे तो कितना हो गया, 4 हो गया। इसी तरीके से सपोज करो अगर मान लेते हैं आपको ना 1 अपॉन d बाई dx ऑफ 1 बाई x रेज़ टू पावर 5 का करना, तो कैसे करेंगे बच्चे बता सकते हो, कैसे होगा, -5 आगे आएगा और एक पावर नीचे डिनोमिनेटर में बढ़ जाएगी, तो -5 आगे आएगा बच्चे, एक पावर बढ़ जाएगी, है ना, ऐसे आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखो एक स्टार लगा रहा हूँ, तो ये एक फॉर्मूला है, अगर d बाई dx कभी 1 बाई x का दे रखा हो, होता इसी फॉर्मूले से, लेकिन इसको याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा है। इसकी पावर अब इस समय कितनी है, 1 है, तो इसका आंसर होता है बच्चे -1 अपॉन x की पावर एक बढ़ जाती है, 1 में एक बढ़ेगा तो कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो कभी भी 1 बाई x दिखेगा ना आपको, तो 1 बाई x का डेरिवेटिव याद रखना कितना होता है, -1 अपॉन x स्क्वायर होता है बच्चे। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, क्या बोल रहा हूँ मैं, पक्का। देखो जरा अपना दिमाग से सही सही आंसर देखना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है क्यों हो रहा है, सब देखो, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो अब मैं एक चार्ट दिखा रहा हूँ आपको, ऑब्वियस सी बात है सारे फॉर्मूले लिखने बैठूंगा टाइम लगेगा, चार्ट में जल्दी हो जाएगा, आप भी स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, है ना, जल्दी जल्दी का काम करते हैं, है ना। तो चलो डन, ठीक है। फिर देखो ये एक चार्ट है, इसमें सारी चीजें लिखी हुई है कि किसका डेरिवेटिव क्या होता है, कैसे होता है, कितना होता है, ठीक है, सब चीजें। ये चीजें आपको जितनी जल्दी याद हो जाएंगी, मेरी बात मान के चलिएगा, आपको जितनी जल्दी चीजें याद हो जाती हैं उतना आप ये मान के चलिए कि आपको ये चैप्टर आ गया। डेरिवेटिव में आपको कुछ नहीं करना, डेरिवेटिव में बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आनी चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, अगर आपको ये सब कुछ आता है सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है, और आपको थोड़े से टाइप वगैरह आने चाहिए कि वो टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, बस सारा हो जाता है, सब कुछ सॉल्व हो जाता है। सबसे पहले हमने ये वाला फॉर्मूला आपको कराया था, देखो d बाई dx ऑफ x रेज़ टू पावर n कभी भी लिखा होता तो n आगे आ जाता है, x की पावर n कम हो जाती है। डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज देखना, है ना, डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, रेट ऑफ चेंज देखना। तो रेट ऑफ चेंज उसी चीज का देखा जाता है जो चीज बार बार मूव कर रही है या बार बार उसमें चेंज आ रहा है, बार बार उसमें चेंज आ रहा है ना, जैसे कोई चीज बार बार मूव कर दी जा रही है ना,
तो मूव करती जा रही है, तो उसी का तो हम रेट ऑफ चेंज देख रहे हैं कि किस समय के बाद में कितना चेंज आया, इसके बाद में कितना चेंज आया, इसके बाद में कितना चेंज आया। तभी तो अगर कोई चीज कांस्टेंट है वो मूव ही नहीं कर रही है, ये कांस्टेंट स्पीड से ही मूव करती जा रही है। सपोज कर लो ऐसी कोई कंडीशन है जहाँ पे कोई स्पीड कांस्टेंट दे रखी है, ये कांस्टेंट ही बनी रहेगी, वही है ना। या कोई साउंड है वो सेम ही फ्रीक्वेंसी से मूव कर रही है, साउंड कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम ही फ्रीक्वेंसी से मूव कर रही है। मैंने पूछा चेंज बताओ, तो क्या चेंज आएगा? अगर मान लेते हमने बोला कि साउंड की फ्रीक्वेंसी कुछ है ना, सपोज करो कुछ गीगाहर्ट्ज में, कुछ मेगाहर्ट्ज में, कुछ मेगाहर्ट्ज में साउंड की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। जो ह्यूमन होते हैं वो शायद 20,000 तक सुन सकते हैं, उसके बाद में दिक्कत हो जाती है उनको, है ना। तो 20,000 से कम कोई भी फ्रीक्वेंसी मान लो आप, वो साउंड की फ्रीक्वेंसी है। अब वो साउंड जो है वो साउंड उसी फ्रीक्वेंसी से मूव कर रही है, और वो पूरे दिन मूव कर रही है, दिन के 24 घंटे, ठीक है। और मैंने क्या करा, मैंने बोला आपको कि चलो ये बताओ कि 1 घंटे बाद उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा। हमने बोल दिया ना फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी में तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा। अगर चेंज ही नहीं आएगा तो क्या रेट ऑफ चेंज देखोगे, है ना। तो चेंज उतना ही मतलब चेंज कुछ रहेगा नहीं, सेम ही फ्रीक्वेंसी से मूव कर रही है। अगर कोई चीज सेम ही या कांस्टेंट ही रेट से मूव कर रही है बार-बार, तो उसका डेरिवेटिव निकालने का कोई मतलब नहीं बनता, या उसमें रेट ऑफ चेंज निकालने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इसमें क्या होता है कि कभी भी कांस्टेंट वैल्यू का रेट ऑफ चेंज निकालोगे या डेरिवेटिव निकालोगे तो वो ऑलवेज 0 होता है। तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, ठीक है। तो कभी भी आपके पास में कोई कांस्टेंट चीज दिखेगी, चाहे वो कांस्टेंट नंबर हो, चाहे वो कांस्टेंट वेरिएबल हो, चाहे वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, उसका डेरिवेटिव क्या कर देना है, ऑलवेज 0 कर देना, बस सिंपल सी बात है। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर इज ऑलवेज 0, ठीक है। ये बता चुके हैं। sin x का डेरिवेटिव ऑलवेज क्या होता है बच्चे, cos x होता है, प्लस का cos x होता है। और अगर आपसे बोल दिया जाता है कि cos x का डेरिवेटिव निकालो, तो माइनस में होता है, ठीक है, माइनस में sin x होता है। tan x का डेरिवेटिव होता है बच्चे sec स्क्वायर x, cot x का होता है माइनस cos x स्क्वायर x, sec x का होता है sec x tan x, cos x का होता है माइनस cos x cot x। तो अब इसमें एक चीज और याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि बच्चे जब भी आपको डेरिवेटिव दिया जाएगा तो यहाँ पे c वाले जितने भी होंगे, c cos cot और cos x, है ना, ट्रिपल सी जितने भी होंगे ये सारे के सारे नेगेटिव हैं। ध्यान से देखो आप, नेगेटिव है क्या? cos का डेरिवेटिव माइनस का साइन है, cot का डेरिवेटिव जो है वो माइनस का cosec स्क्वायर x है, माइनस में है ना। cosec का डेरिवेटिव क्या है, माइनस का cosec x cot x है। तो ऐसी चीज हमारे को समझ में आ रही है कि अगर आपको डेरिवेटिव दे रखा होता है तो जो c वाले होते हैं cos, cosec और cot, इन तीनों का नेगेटिव रहेगा, ऐसे याद रखो, ठीक है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, वो गड़बड़ कर देते हैं नेगेटिव पॉजिटिव सिंबल में। तो cos, cosec और cot का डेरिवेटिव ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है, बस इतना सिंपल सा याद रखना है, ठीक है। और ये हर जगह फॉलो होगा, हर जगह फॉलो होगा, मतलब ये आपके नॉर्मल फंक्शन में भी फॉलो होगा और ये आपके इनवर्स फंक्शन में भी फॉलो होगा। इनवर्स फंक्शन में ध्यान से देखो, जैसे मैं अभी नीचे दिखा रहा हूँ आपको, मैं इसको हटाता हूँ पहले, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो sin इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x स्क्वायर, लेकिन cos इनवर्स x का डेरिवेटिव -2 होता है, सेम ही डेरिवेटिव है बस इसमें माइनस लग जाता है, -1/√1 - x स्क्वायर। इसी तरीके से tan इनवर्स x का डेरिवेटिव जो होता है 1/1 + x स्क्वायर, लेकिन cot का माइनस लग जाता है, -1/1 + x स्क्वायर। sec इनवर्स का होता है 1/mod x √x स्क्वायर -1, लेकिन cosec इनवर्स x का कभी भी कहना होता है -mod x √x स्क्वायर -1। तो हमको एक चीज समझ में आ रही है, जहाँ पे c वर्ड यूज हो रहा है, cos, cot और cosec, चाहे वो इनवर्स में हो चाहे वो बिना इनवर्स हो, उनका डेरिवेटिव ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होगी, एक तरह की। क्लियर है ना। अब इसमें एक दो और आपने, जैसे a raised to power x है, a raised to power x क्या है और x raised to power n क्या है, इन दोनों में क्या फर्क है? इसका मीनिंग ये है x की पावर सपोज करो 3 लिख रखा है, यानी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट और इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करने का तरीका ये होगा, 3 आ गया है, x की पावर 1 कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कभी ऐसा आ जाए डेरिवेटिव करना पड़ जाए आपको 3 की पावर x का, वहां पे x की पावर 3 था, ये 3 की पावर x है, यानी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। देख पा रहे हैं आप, इसमें और इसमें फर्क है, इसमें और इसमें फर्क है। इसमें क्या फर्क है, इसमें कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, इसमें फर्क ये है कि इसमें वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है ना। तो अगर मान लेते हैं कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, 3 की पावर x, a की पावर x, a यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव कभी करना होगा, सबसे पहले 3 की पावर x लिखना, फिर log 3 लिख देना, ये इसका आंसर होगा, 3 की पावर x log 3, इसका क्या हो जाएगा बच्चे,
आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको क्या बोल रहा हूँ मैं? पक्का देख लो अच्छे से। तो चलो अगर आपको समझ में आ गया इसको हटाता हूँ, मैं आगे वाले फॉर्मूलास पे बात करता हूँ। देखो ये देखिए जरा कुछ और फॉर्मूलाज है, ठीक है। जैसे e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव कभी भी करना हो तो वो सेम ही रहता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव सेम ही रहता है, e रेज़ टू पावर x ही रहता है। और अगर मान लेते हैं e रेज़ टू पावर माइनस x का डेरिवेटिव करना है आपको तो ये माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x हो जाता है उस केस में। तो माइनस वाले केस में माइनस आगे आ जाएगा, ठीक है, और इस तरीके से बन जाएगा। log x का करना हो तो log दो तरह के होते हैं बच्चे, एक होता है नेचुरल लॉग जिसका बेस e होता है, ठीक है, नहीं भी लिखा होता कई बार इसका बेस, जिसमें यहाँ पे नहीं लिख रखा है तो इसको नेचुरल लॉग बोला जाता है। नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव कभी भी करोगे तो 1/x होता है। लेकिन अगर मान लेते हैं हम दूसरे लॉग का कर रहे हैं जिसका बेस अलग है तो उसका होता है 1/x log a। मॉड का बता चुके हैं, रूट का बता चुके हैं, e रेज़ टू पावर x का बता चुके हैं। e रेज़ टू पावर x में एक चीज और याद रखिएगा, अगर आपको जैसे e रेज़ टू पावर ax कोई नंबर दे रखा है इसका डेरिवेटिव करना है तो ये होता है a e रेज़ टू पावर ax। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है जैसे सपोज करो आपको बोल दिया जाता है d by dx ऑफ e रेज़ टू पावर 2x, इसका बताओ क्या होगा? क्या मैं ये बोल सकता हूँ e रेज़ टू पावर लिखा हो तो ठीक है लेकिन 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, x नहीं लिखा हुआ। e रेज़ टू पावर x का पढ़ा है हमने डेरिवेटिव, 2x का नहीं पढ़ा। तो अगर ऐसा कभी भी होता है ना, जैसे e रेज़ टू पावर 2x दिख रहा है हमको, तो आपको क्या करना है, इस 2x को, जो ये 2 है ना, इसको a कंसीडर करो। देखो जरा 2 को a कंसीडर कर सकते हो तो 2 e रेज़ टू पावर 2x इसका आंसर हो जाएगा, समझे? जैसे सपोज करो d by dx ऑफ e रेज़ टू पावर 5x का करना है मुझे, तो क्या आंसर होगा इसका 5 e रेज़ टू पावर 5x। या सपोज करो e रेज़ टू पावर -3x का करना है मुझे d by dx ऑफ, तो अब एक ही जगह पे क्या है -3 e रेज़ टू पावर -3x इसका आंसर होगा। ये मतलब है कहने का, ठीक है। तो जब भी इसका डेरिवेटिव करना होगा इस तरीके से हम करेंगे। तो जहां पे स्टार लगा रखा वो फॉर्मूला, बाकी एग्जांपल आपको एक समझ में आ रहा है एक नोट करो, दो समझ में आते हैं दो नोट करो, सारे समझ में आ जाते हैं जितनी मर्जी उतने नोट करो, ठीक है ना। यही चीज हर जगह पे काम करेगी, साइन कॉस टेन कॉट सब जगह पे काम करेगी। जैसे साइन x का फॉर्मूला हमने बताया, इसका डेरिवेटिव cos x होता है। लेकिन अगर सपोज करो x के साथ में कोई नंबर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, जैसे sin 3x लिखा हुआ है, तो ये होगा 3 cos 3x, ठीक है। कहने का सेंस ये है कि ये जो नंबर होता है ना x की मल्टीप्लाई में, ये बाहर निकल के आ जाता है। ये कहाँ आ जाता है? बाहर निकल के आ जाता है। तो sin का तो cos ही लिख रहे हैं, लेकिन ये जो 3 है ये बाहर निकल के आ रहा है। मतलब बाहर निकल के आने का मतलब ये भी नहीं है कि यहाँ से हटा दिया हमने, यहाँ पे तो रहेगा, तो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे हटाया थोड़ी ना। यहाँ बाहर निकलने का आने का मतलब ये है कि यहाँ पे भी लिखा जा रहा है और यहाँ पे भी लिखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ से निकल के एक बार इसको कॉपी कर लेना है यहाँ पे, तो ऐसे करना है आपको। तो ये जो नंबर होगा एक बार इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना, कॉपी पेस्ट, है ना, यहाँ पे कर लेना, और इसका साइन का जो डेरिवेटिव था वो लिख देना, आपका आंसर खत्म हो जाएगा। तो साइन का cos होता है, sin 3x का cos 3x हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई dy dx ऑफ, है ना, 10, मैं मान लेते हैं 10 का 5x लिखा हुआ है, 10 5x लिखा हुआ है, तो 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, ठीक है। तो sec स्क्वायर 5x तो रहेगा ही, लेकिन ये 5 आगे आ जाएगा। 5x का जो 5 है वो क्या होता है, निकल के बाहर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको? हाँ पक्का? इसको नोट करना जरा, मैं स्क्रीनशॉट देता हूँ, ठीक है। अब जब भी हम डेरिवेटिव पे क्वेश्चन करेंगे ना हमसे, तो क्वेश्चन डेरिवेटिव पे जो ये हम फॉर्मूला वाला टाइप कर रहे हैं, इसमें दो तरह के आते हैं। जब भी हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो डेरिवेटिव दो तरीके से निकालते हैं, डेरिवेटिव एट अ पॉइंट और डेरिवेटिव होल फंक्शन, ठीक है। तो कभी भी अगर मान लेते हैं किसी डेरिवेटिव का किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव, किसी भी फंक्शन का किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना हो, तो उसके लिए एक बड़ा आसान सा तरीका होता है कि फंक्शन जो भी दे रखा है, जैसे ये दे रखा है ना, फंक्शन जो भी दे रखा है ना, तो आप उसका पहले तो नॉर्मल डेरिवेटिव कर लो, फिर इस पॉइंट को उस डेरिवेटिव की जगह पे रख लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो वेरिएबल टर्म दे रखी है। अब इसका मीनिंग क्या है सर? इसका मीनिंग बड़ा आसान है, देखो मैं बताता हूँ क्या है इसका मीनिंग। देखो जैसे एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इफ y is equals to x raised to power x, y बराबर कितना है बच्चे? x raised to power x, है ना। तो बताओ dy by dx x is equals to 1 पर कितना होगा, आपसे पूछा गया। x is equals to 1 पर dy by dx की वैल्यू क्या होगी, आपसे पूछा गया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ना इस y का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x,
ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, WRT2 जो लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू लिखा हुआ है, DI डबल एन का मतलब है डिफरेंशिएटिंग। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगर मैं x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो y का याद रखिएगा, y का डेरिवेटिव कर रहे हैं और x की पावर x का भी डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है, मतलब इसका भी डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसका भी डेरिवेटिव कर रहे हैं। कभी भी एक वेरिएबल का किसी अन्य वेरिएबल की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं कर पाओगे आप, याद रखिएगा। जैसे y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं होगा तो उस केस में आपको क्या करना है, इसको dy by dx लिख देना है, ये इसी तरीके से लिखा जाएगा जिस तरीके से लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, इसी तरीके से लिखा जाएगा। इसका अगर कोई फॉर्मूला है तो फॉर्मूला यूज कर लो, तो आप बोलेंगे सर इसका फॉर्मूला होता है x raised to power x 1 plus log x, तो ये फॉर्मूले से इसका डेरिवेटिव आपने कर लिया। ठीक है, अब आपने यहाँ तक इसका डेरिवेटिव कर लिया। डेरिवेटिव करने के बाद में अगर उसने किसी फंक्शन पे पूछा, जैसे आप फंक्शन की किसी वैल्यू पे पूछा, जैसे x = 1 पे बोला है, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है बताओ, कर रहा है तो क्या है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो 1 है जहां जहां पे x दिखा है वहां पे रख देंगे। तो आप क्या करेंगे, dy by dx लिखेंगे और ये लाइन लगाएंगे। इस लाइन को हम पढ़ते हैं एट, क्या पढ़ते हैं एट, तो इसको हम पढ़ेंगे dy by dx एट x = 1, यानी x = 1 पर हम इसका डेरिवेटिव देखना चाह रहे हैं क्या होगा, यानी इस पॉइंट पे हम इसको देखना चाह रहे हैं कि क्या होगा। तो आपको क्या करना है, 1 की पावर 1 कर देना बच्चे, 1 plus log 1 कर देना, log 1 की वैल्यू 0 होती है बच्चे, तो 1 into 1 plus 0 ऐसे बनेगा, तो 1 into 1 1 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। मैंने दोबारा से बताता हूँ, log 1 की वैल्यू 0 होती है इसलिए वहां पे 0 कर दिया। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना। ठीक है, इसकी वजह से उसको क्या कर दिया, 0 कर दिया। समझ में आ रही बात, पक्का देख लो अच्छे से। तो इसमें कुछ नया नहीं करा हमने, अगर आप नोटिस करेंगे तो सिर्फ हमने क्या करा है, फॉर्मूला लगाया है ना। तो फॉर्मूला अगर हमारे पास आता है तो वो क्या सॉल्व, फॉर्मूला नहीं आता तो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। चलो अब इसमें आ जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन है एक और, देखो जरा एक क्वेश्चन और है, ये दे रखा है 2x³ - 3y² = 7 है, तो बताओ dy by dx की वैल्यू क्या होगी वेयर y is not equal to 0, यानी y 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आपसे पूछा गया कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो डेरिवेटिव करने के लिए किसके रिस्पेक्ट में करना है वो यहाँ पे बताया जाएगा। जैसे यहाँ पे dy by dx लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है फंक्शन का। तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन ऐसे लिखना है, यहाँ पे दे रखा है 2x³ - 3y² = 7, ऐसा लिखा हुआ है ना, 2x³ - 3y² = 7। तो क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे पूरी इक्वेशन का, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे। इसका मतलब इसका भी डेरिवेटिव करेंगे बच्चे x के रिस्पेक्ट में, इसका भी डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और इसका भी डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में। समझ गए, इन तीनों का डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में। तो याद रखिएगा डेरिवेटिव उसी का ही होगा जिसके रिस्पेक्ट में वेरिएबल है, क्या वेरिएबल है x, तो इसका करेंगे पहले 2 का नहीं, और कभी भी अगर ऐसे लिख रखा है ना 2x की पावर सपोज करो 3 लिख रखा है, इसका डेरिवेटिव करना है आपको, तो 2 का नहीं करना होता आपको वेरिएबल पार्ट का करना होता है, यानी x raised to power 3 का करना होता है। ठीक है, ऑलवेज x raised to power किसका करना होता है, 3 का करना होता है। तो हम इसका करेंगे बच्चे, इसका नहीं करेंगे। तो x raised to power 3 का कैसे होता है, 3 आगे आ जाता है, x की पावर 1 कम हो जाती है, ये होता है ना, 3 आगे आ जाता है, x की पावर 1 कम हो जाती है, 3 आगे आएगा बच्चे, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, x की पावर 1 कम होगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, हाँ। उसके बाद में आप क्या करेंगे, जैसे ये 3 का नहीं करोगे, y² में स्क्वायर का करोगे, तो स्क्वायर आगे आएगा, एक पावर कम होगी, तो क्या करेंगे, 3 2 6 हो जाता है y। फिर अगर कभी भी ऐसा होता है ना, जैसे वेरिएबल अलग है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल अलग है, y वेरिएबल है, तो इस y का एक बार और डेरिवेटिव आपको करना होता है, क्योंकि y वेरिएबल अलग है, इसका डेरिवेटिव ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे उसके dy by dx ऑलवेज लिखना है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं अगर आप किसी एक वेरिएबल है z की पावर 5 है, ठीक है, z की पावर 5 है, इसका डेरिवेटिव करना चाहते हो तो पावर का कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 5z raised to power 4 होगा, लेकिन उसके पीछे dz/dx लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये वेरिएबल अलग है, ये वेरिएबल वो नहीं है ना, x नहीं है। तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, अब ये कांस्टेंट पार्ट है, जो 7 का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 होगा, कांस्टेंट पार्ट का डेरिवेटिव ऑलवेज क्या होता है, 0 होगा। अब आपसे पूछा गया dy by dx की वैल्यू बता दो,
तो वैल्यू बताने के लिए क्या करेंगे, इस dy by dx को उधर शिफ्ट कर लेंगे, तो 6x² इज इक्वल टू 6y dy by dx, 6y dy by dx। तो बच्चे 6 से 6 काट दो, x² के नीचे y डाल दो, ये हो गया बच्चे dy by dx की वैल्यू। बस इतना काम आपको करना है, x² इसका आंसर आ गया ऑप्शन बस। समझ में आया? देखो इसको आराम से देखो, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, ठीक है? तो समझ में आ रहा है आपको, है ना? चलो अब देखो एक और क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन में बोल रखा है f(x) is equals to 10x plus e raised to power minus 2x minus 7x cube, then what is the value of f dash 0? ठीक है, ये आपसे पूछा गया, एनडीए 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया। -2 -1 0 या 3, ठीक है? पूछा ये गया है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, ठीक है? तो f(x) दे रखा है आपको ये 10x plus e raised to power minus 2x minus 7x cube, और आपसे पूछा f dash 0। तो इसका मीनिंग पता क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि डैश का मतलब होता है एक बार डेरिवेटिव करो इसका, और जीरो का मतलब ये होता है जो डेरिवेटिव आएगा उसमें जीरो डाल दो पॉइंट की जगह पे, ठीक है? तो एक बार इसका डेरिवेटिव करेंगे f dash x आएगा, एक बार डेरिवेटिव करने का मतलब ये होता है इसका भी डेरिवेटिव करना है, ठीक है? इसका भी डेरिवेटिव करना है और इसका भी डेरिवेटिव करना है, समझे? इन तीनों का डेरिवेटिव करना है। तो 10x का होता है बच्चे sec²x, e raised to power -2 का क्या होगा, -2 आ गया, e raised to power -2x हो जाएगा, ठीक है? फिर फाइनली -7 लिखेंगे, x³ का 3x² कर देंगे, 7 3 से कितना होता है 21x² हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना? f dash x आ गया। अब आप क्या करो, इसमें 0 डाल दो, जहां जहां पे x है वहां पे 0 डालना, अपना आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा sec² 0, ठीक है? -2 e raised to power 0 हो जाएगा, 0 into something 0 है ना, -21 into 0 का स्क्वायर 0, तो sec 0 की वैल्यू 1 होती है बच्चे, -2 into e raised to power 0 1 होता है, -0, ठीक है? तो 1 - 2 कितना होता है, माइनस का 1 हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है? तो ये होता है तरीका इसको करने का, आप इस तरीके से करेंगे तो आपका आंसर सही निकलेगा। क्लियर? हलवा हलवे का जलवा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। तो आपको एक चीज ये फोकस कर पा रहे होंगे आप कि जब भी आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं डेरिवेटिव के, तो आपको फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, बिना फॉर्मूले के आंसर नहीं बनेगा, फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आपके आंसर लगभग सारे बन जाएंगे, है ना? और याद रखना, जो वेरिएबल x की जगह पे अगर कोई और वेरिएबल आता है तो उसके पीछे वो लिखना पड़ता है, जैसे y आ गया तो dy by dx लिखना कंपलसरी है, वो लिखना पड़ेगा, आप नहीं लिखोगे तो आपका आंसर नहीं बनेगा। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है √x + √y = 2 दे रखा है, तो बताओ dy by dx की वैल्यू क्या होगी y = 1 पर, ये आपसे पूछ लिया गया। y = 1 पर dy by dx की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा है। तो इसको कैसे करेंगे, √x + √y = क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, डेरिवेटिव करना है सबसे पहले ना, सबसे पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो हमने आपको एक फॉर्मूला सिखाया है, कभी भी अगर आपको √x दे रखा है और इसका डेरिवेटिव करना है बच्चे, तो ये होता है 1/2 √x, ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने, है ना? तो इसमें करेंगे तो 1/2 √x हो जाएगा प्लस 1/2 √y हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये y अलग वेरिएबल है, तो मेरे को इसके पीछे क्या लिखना पड़ेगा बच्चे, dy by dx भी लिखना पड़ेगा। अलग वेरिएबल के पीछे, है ना, उसको इस तरीके से लिखना जरूरी है, ठीक है? इज इक्वल टू 2 का डेरिवेटिव कितना होता है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे, बताओ? 0। √x का डेरिवेटिव ये होता है, √y का डेरिवेटिव ऐसे निकलेगा, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव ऑलवेज कितना होता है, 0 होता है बच्चे। एक दो चीजें याद रखिएगा, कभी भी अगर आपको x का डेरिवेटिव अकेला करना पड़ा तो ये 1 होता है, यदि कांस्टेंट नंबर का करना पड़ा तो वो 0 होता है, ठीक है ना? ऐसे याद रखेंगे आप। क्लियर? अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो ले लो, नहीं आ रहा तो हटाओ, इसको उधर ले जा लो। तो बच्चे dy by dx ऐसे रखो, 1/2 √y ऐसे रखो, इसको प्लस वाले को उठा के उधर ले जा लो तो ये माइनस का 1/2 √x बन जाएगा। 2 से 2 काट दो और √y को उधर शिफ्ट कर लो, तो dy by dx कितना हो गया बच्चे, माइनस का √y हो गया अपॉन में √x। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि y की तो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 1, x की नहीं दे रखी है क्या x की? तो अब हम क्या करते हैं,
इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करते हैं और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, रूट x की आई मीन, है ना, रूट x की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसको इक्वेशन सेकंड कंसीडर करते हैं। फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन में देखो रूट x प्लस रूट y बचे 2 के बराबर, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से रूट x की वैल्यू निकल सकती है, इस y को उधर शिफ्ट कर लूँ तो रूट x इज इक्वल टू क्या 2 माइनस रूट y हो जाएगा क्या बच्चे, देखना जरा ध्यान से, ऐसा हो सकता है क्या, मतलब गलत तो नहीं लिख रहा हूँ, सही लिख रहा हूँ। अच्छा ये वैल्यू उठा के यहाँ पे इक्वेशन 2 में डाल दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, देखो जरा ये रूट x की जगह पे ये डाल दूं पूरा पूरा, है ना, पुटिंग इन इक्वेशन 2 में डाल दो बच्चे, तो इक्वेशन 2 में डालोगे तो ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू माइनस का रूट y अपॉन 2 माइनस रूट y। अब y की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है 1, तो डाल दो अंडर रूट ऑफ 1 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 1, तो माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस का 1, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, समझे, ऐसे करना था इसको। अगर आपने ट्राई करा इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी बात है, अगर आपका आंसर निकला है तो ट्राई करने पे पता लगता है वो आंसर आपका करेक्ट आ रहा है इनकरेक्ट आ रहा है ना, क्लियर, पक्का, चलो नोट करो इसको। ठीक है, अब देखो हमने इसमें इतनी सारी चीजें बताई, थोड़ी चीजें और बताते हैं उसके बाद में क्लास वाइंड अप करेंगे। ये यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी आपको, ये क्या है और इसका क्या यूज है, मैं आपको या इसको कैसे सॉल्व करना है वो बताता हूँ। उससे पहले मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव में कुछ फॉर्मूले होते हैं। डेरिवेटिव सिर्फ हम मान लेते हैं दो फंक्शन का ऐसे नहीं कर देते कि ऐसे दे रखा है तो उठा के कर दो, कई बार फंक्शन ऐसे होते हैं वो कंबाइन होकर आ जाते हैं, जैसे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। ठीक है, आपसे बोल दिया जाएगा कि भाई dy dx बताओ sin x अपॉन cos x का क्या होगा, तो यहाँ पे दो फंक्शन डिवाइड में अगर आप इसको देख पा रहे हैं, या dy dx अपॉन sin x अपॉन x का बताओ डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये दो फंक्शन क्या है डिवाइड में, एक ये वाला ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो कभी भी अगर आपके पास में दो फंक्शन है वो डिवाइड में है, जैसे fx है और gx है, और इनका आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव करने का बड़ा आसान सा तरीका होता है, gx से स्टार्ट करेंगे हम नीचे वाले से, dy dx करेंगे बच्चे किसका, fx का, माइनस fx लिखेंगे, फिर dy dx करेंगे बच्चे किसका, gx का, अपॉन में gx का होल स्क्वायर कर देंगे, ये इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है। तो कभी भी दो फंक्शन होंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट, तो डिनोमिनेटर पार्ट से स्टार्ट करना है, डेरिवेटिव न्यूमरेटर का करना है, माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर आपको कर देना, आपका आंसर खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मल्टीप्लाई में कभी भी आ गया, ठीक है, यानी fx और gx दो फंक्शन है और वो दोनों मल्टीप्लाई में आ गए ऐसे, तो उस केस में आपको क्या करना है, पहले वाले को छोड़ना है fx को, दूसरे वाले का डेरिवेटिव करना है gx का, इसमें माइनस लगा रहे थे तो इसमें प्लस लगाएंगे, ठीक है, फिर gx को छोड़ना है और डेरिवेटिव करना है बच्चे किसका, fx का, और आपका आंसर खत्म हो जाएगा। इसमें नीचे डिवाइड में कुछ नहीं आता, ठीक है, fx dy dx of gx plus gx dy dx of fx, मतलब ऐसे है, पहले को छोड़ो दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे को छोड़ो पहले का डेरिवेटिव, ये अगर आप करते हो तो आपका आंसर आराम से बन जाएगा। ठीक है, अब ये कहाँ लगाना है, ये तब लगाना है जब आपके पास ना फंक्शन डिवाइड में दे रखे होंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, इसको नोट कर लेना पीछे जाके, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि y is equals to x plus 1 upon x minus 1 दे रखा है, तो बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा। एनडीए 2012 में पूछा गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, कोई चलता फिरता बच्चा कर देगा इसको, ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन है। तो आपको ना पहले तो जब भी ये डेरिवेटिव करना है तो आपको डिवीजन वाला फॉर्मूला याद रखना है। डिवीजन वाला फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया ना आपको, dy by dx of fx upon gx, ठीक है, ये बच्चे याद रखना। gx से स्टार्ट करते हैं इसमें, ठीक है, और dy dx इसका करते हैं, fx का करते हैं, माइनस fx लिखते हैं, फिर dy dx इसका करते हैं बच्चे, gx का करते हैं, और अपॉन में gx का होल स्क्वायर कर देते हैं, gx का होल स्क्वायर कर देते हैं, ये होता है तरीका, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं ये क्वेश्चन आपको दे रखा है y is equals to x plus 1 upon x minus 1, तो इसमें fx क्या है और gx क्या है, पहले इस पे आइडेंटिफाई कर लेना होगा ना। gx होता है डिनोमिनेटर पार्ट, fx होता है न्यूमरेटर पार्ट, ठीक है। तो ये है gx, यहाँ से स्टार्ट करना और इसका डेरिवेटिव करने से स्टार्ट करना है। तो हम इसका जब इसका डेरिवेटिव करेंगे ना, dy by dx अगर मैं निकालूंगा, इसका भी करूंगा इसका भी करूंगा, तो इसको ऐसे करूंगा, gx लिखूंगा सबसे पहले, dy by dx of fx लिखूंगा बच्चे, fx की जगह पे x plus 1 है, ठीक है।
फिर माइनस एक्स प्लस वन लिखूंगा बच्चे, ध्यान से देखना, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स लिखूंगा एक्स माइनस वन, और अपॉन में क्या कर दूंगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर कर दूंगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर कर दूंगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे एक्स माइनस वन, और x का डेरिवेटिव बच्चे वन होता है ना, कांस्टेंट है वन, इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, तो इनटू में इन दोनों का डेरिवेटिव कर दिया, इसका भी कर दिया, इसका भी कर दिया, फिर माइनस लगाओगे बच्चे, इसको लिखोगे x प्लस वन, और इनटू में इसका डेरिवेटिव x का वन और वन का जीरो, ठीक है, अपॉन में x माइनस वन का होल स्क्वायर कर दो बच्चे। अब कुछ नहीं करना, इसको खोल देना है, खोल के हमारा आंसर बन जाएगा। तो देखो ये हो रहा है, इसको वन से मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस वन ही हो जाता है, ठीक है, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स माइनस वन होगा, अपॉन में x माइनस वन का होल स्क्वायर, इससे इसको काट दो, माइनस माइनस होता है बच्चे प्लस, तो ये माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बनता है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इस तरीके से आपको क्या करना होता है, डेरिवेटिव करना होता है। क्या आप डेरिवेटिव करना सीखे हो अभी तक? क्या समझ में आया कि डेरिवेटिव कैसे करना है, वो समझ में आया? हाँ, चेन रूल अभी हम इसमें कल से स्टार्ट करेंगे, पहले आप ये समझिए कि इसको किस तरीके से क्या क्या करना होता है, ठीक है ना? कोई डाउट है? हमने दो तरह से डेरिवेटिव करना सीखा, पूरे फंक्शन का और डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ऐसे ही करना, सिंपल फॉर्मूला लगाने आंसर आ जाएगा। डेरिवेटिव एट अ पॉइंट कभी भी करना हो तो फाइनल डेरिवेटिव करके वो पॉइंट उसमें डाल देना, आपका आंसर खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो ये है वैसा करने का तरीका। चलो तो देखता हूँ कुछ होमवर्क के लिए मेरे पास है या नहीं आपको देने के लिए। ये है क्वेश्चन, ये होमवर्क में आप कर सकते हो, ठीक है? ये क्वेश्चन है, हाँ। इसके बाद में चेन रूल आता है, चेन रूल हम कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे, आज हम इतना कर लेते हैं। क्या आपको यहाँ तक का समझ में आ गया? पक्का? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम चेन रूल पढ़ेंगे और देखेंगे कोई उसकी एप्लीकेशन क्या होती है, उसके किस तरीके से आपको चीजें पढ़नी पड़ती हैं, और डेरिवेटिव में आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है? बहुत अच्छी अच्छी चीजें करेंगे, सारे प्रीवियस क्वेश्चन लगभग हम कर लेते हैं क्लास में, ठीक है? और अच्छे क्वेश्चन भी कर लेते हैं, आईआईटी लेवल के क्वेश्चन हम सारे के सारे करवाते हैं। तो जितने क्वेश्चन हम क्लास में करा रहे हैं, जितना टाइम हम क्लास में करवा रहे हैं, अगर आप वो भी पढ़ लेते हो तो वो सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। आप उसको भी पढ़ोगे तो बहुत अच्छा आप स्कोर कर पाओगे अपने एग्जाम में, ठीक है ना? तो अच्छे से करिएगा इसको, इस क्वेश्चन का आंसर एक निकाल के रखिएगा क्या आता है आपका। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक हम जय हिंद, धन्यवाद।